नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया दिन आप कह सकते हैं। आज कई दिनों की गिरावट को बाजार ने संभाला और अच्छी खरीदारी चौतरफा देखने को मिली। चाहे आप फ्रंटलाइन इंडेक्स में हो, निफ्टी के तौर पर 172 170 अंकों की तेज़ी वहाँ थी। निफ्टी बैंक के तौर पर वहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स में करीब करीब 3/4% का उछाल देखने को मिला, 550 की तेज़ी वहाँ थी। मिड कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा आज 11 साढ़े 1100 शेयर, अंकों के लिहाज से ऑब्वियसली, परसेंटेज के लिहाज से भी करीब 2% के आसपास तेज़ी वहाँ थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 2% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 2.5% ऊपर मिड कैप रहा और 2.5% के आसपास स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिली। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। आज सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। सबसे बढ़िया तेज़ी थी पीएसयू में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, जहां पर ज़ोरदार खरीदारी थी। रियल्टी में अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक 1% के आसपास बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंक का कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा था, तो वो और ज़्यादा अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा था। आज जितने भी ब्रोकरेज हाउस बेस्ड शोज या वो स्टॉक्स थे, उनमें तो ज़ोरदार तेज़ी थी। मिसाल तौर पे पहला बीएससी आता है, 11% का उछाल था। वो एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई, 3000 के टारगेट्स थे। और दूसरा डी मार्ट 4200 रुपये के आसपास पहुंच गया, वो 4150 के आसपास, और बढ़िया तेज़ी वहाँ भी थी। 5007 रुपये के टारगेट्स आए सीएलएसए की तरफ से। ऐसे अलग अलग इवेंट बेस्ड स्टॉक्स में तो मूवमेंट था ही, लेकिन अदरवाइज भी आज बढ़िया सेशन था। सो आप पीएसयू में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो बढ़िया तेज़ी दिखेगी आपको। वापस वही आरईसी, पीएफसी, कंटेनर कॉप, सेल, भेल, गेल, सब में खरीदारी थी आज। और अगर आप बैंक्स में भी देखेंगे तो छोटे मझौले जितने यूको, यूनियन, पीएनबी, सब में खरीदारी थी। पीएसयू बैंक अच्छी रफ्तार में कामकाज कर रहा था। लार्ज कैप में रिलायंस आया फोर फ्रंट पे, एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। सेलेक्टिव बाइंग वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो फेड की तरफ से कोई ब्याज दरों में बदलाव ना होना पॉजिटिव मान लीजिए आप, या फिर ये कह लिए कि मंथ एंड की क्लोजिंग जैसे से करीब आ रही है, वो एक टैक्सेशन सेटलमेंट हो रहा है, ये कह लीजिए। तो नियर टर्म बेस बना कि नहीं, अभी तो कुछ जानकार जिनसे आज दिन भर में हमने बात की, उनमें कुछ का कहना है हाँ बन गया, कुछ का कहना है कि नहीं अभी नहीं बना, इट्स टू अर्ली टू से, कुछ का कहना है कि अभी एक और डिप आएगा मार्केट में। सो इस तरह के अलग अलग थॉट्स मार्केट में आज बन रहे थे। बट आज का सेशन तो अच्छा है ही, तो उसको आप इन्जॉय करिए। और जहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट हाल फिलहाल में आई थी पीएसयू में या जीएमआर जैसे शेयरों में, या जो 15-20% 25% ज़्यादा टूटे थे एफ&ओ के शेयर, वहाँ पर एक अच्छा कम बैक आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज कर रही है। अब कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ, होली वाले वीकेंड में। और उसके बाद फिर वो 3 दिन की छुट्टी है, और फिर हम नेक्स्ट मंथ ही पहुंच जाएंगे सीधे। तो इसीलिए अब 4 सेशन बचे हैं, बहुत ज़्यादा सेशंस है नहीं आज के बाद से अब। और क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल की एक लिस्टिंग हुई थी आज, वही पॉजिटिव लिस्टिंग थी, 10% के आसपास प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। वो एक और आज का बड़ा इवेंट रहा। बाकी टीसीएस को ऑर्डर्स मिले, ये वो छोटे मोटी चीज़ें जो हैं वो चली रही थी। तो इस तरह की चीज़ें क्रूशल रही आज। अब अर्निंग सीज़न की डेट्स भी धीरे धीरे करीब आ रही हैं। 4-5 से शुरू हो जाएगी अर्निंग सीज़न। पहला अर्निंग वही ऑब्वियसली जीएमआर इंफ्रा ही होता है, जीएम ब्रिवरीज ही होता है। फिर धीरे धीरे टीसीएस है एंड ऑल। 10 तारीख से तो तेज़ी हो जाएगी अर्निंग्स में। उसके पहले उसके साथ इलेक्शन भी लाया करेगा। सो इवेंटफुल मंथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसे क्या मार्केट्स कामकाज करते हैं, बट ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा डैमेज शायद आप लोग देख चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप का। लेट्स सी अब आगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो पार्ट पे हमें नज़र रखनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, तो स्टेटस आ रहा है तो सवाल का ये रहा। ओके, सुमित सर, टाटा कम्युनिकेशन किस ट्रिक से कैसे परचेज करें, स्टॉक पर व्यू भी बताएं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। अमित जी देखो, ये अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। तो मतलब टाटा ग्रुप ही कंपनी है। 1-2 अंडर सी केबल का एक लार्जेस्ट असेट है इनके पास, जो शायद दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा असेट इनके पास है। एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है इस कंपनी की, डिजिटल में भी और अदरवाइज भी। एक ग्लोबल जो नेटवर्किंग कॉलिंग होती है उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो कहा जाता है कि हर इंटरनेशनल कॉल का तीसरी कॉल जो होती है वो टाटा कम्युनिकेशन से रूट होकर जाती है।
तो बहुत बड़ा इनके पास है तो स्कोप अभी भी, प्लस एसेट बेस अच्छा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, गवर्नमेंट का था ये कंपनी, BSNL को कन्वर्जन में फिर टाटा कम्युनिकेशन ले लिया और फिर उसमें लैंड पार्सल को अलग करके हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी में चला गया और मेन पार्सल इसके पास आ गया। सो अच्छे एसेट लैंड एसेट अभी भी इसके पास है, नंबर स्टेबल है, गुड कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो खरीदने के लिए बेस्ट जोन तो 800 रुपये 880 रुपये के आसपास बैठता है कहीं पहला, क्योंकि वो लेवल पर बहुत मासिवली एक्यूमुलेट हुआ था राकेश झुंझुनवाला टीम की तरफ से। उसके बाद फिर वो तेज़ी पकड़ के अभी ऊपर आ गया, तो 1100-1200 1400 रुपये भी बीच में नीचे गया था, तो वो लेवल डिप के लिए ठीक थे। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक अदरवाइज, लेकिन और लीस्ट ओन्ड भी है, मतलब रिटेल पब्लिक में बहुत है भी नहीं, 4-5% का स्टेक है उनका। टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे कम होल्डिंग वाली कंपनी है ये, जहाँ पे रिटेल सबसे कम है। सो अगर कहीं 1400-1500 मिले, जैसा वो लास्ट डिप में आया था नंबर्स के बाद, 2 क्वार्टर के पहले नंबर्स में आया था, तो इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड एंड एक्यूमुलेट। बट टाटा एलेक्सी बनेगा या नहीं ये मत सोचे चलिए कि टाटा एलेक्सी बन जाएगा। टाटा एलेक्सी क्योंकि इक्विटी का साइज़ भी छोटा है उसका कंपेरेटिवली टाटा कम्युनिकेशन से, और दूसरा प्रॉफिट वाइज भले वो इससे कम है, लेकिन फिर भी इक्विटी वाइज वो इससे बड़ा है, इससे छोटा है। सो इसीलिए एक बार को वहाँ ज़्यादा अच्छे मूव आपको दिख गए, बट स्टिल इट्स अ गुड कंपनी टू अदरवाइज ओन एंड होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। F&O से बाहर निकल जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन अभी तक तो नहीं निकला। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक। ओके, चलिए जी, सर महाराष्ट्र सीमलेस में एंट्री की जा सकती है, प्रमोटर बाइंग भी किया है, क्या अच्छा स्टॉक है? विकास जी देखो, ये पाइप बनाने वाली कंपनी है महाराष्ट्र सीमलेस, अच्छी कंपनी है। इन टोटल लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर तो इसके बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर नहीं तो क्वार्टर से पहले वाला क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा थे, तो याद है मुझे। हाँ, प्रमोटर की बाय भी हुई है रिसेंटली, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं हुई है, एक छोटी क्वांटिटी 28,000 शेयर शायद प्रमोटर ने बाय किए थे 15-17 मार्च के दौरान। वो नंबर थोड़ा बहुत मिस कर सकता हूँ, लेकिन छोटी क्वांटिटी ये याद है मुझे। तो वो क्वांटिटी बाय करने का जो लेवल था वो क्रूशल है, उस लेवल को आप देख लीजिए और उस लेवल के हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब अगर प्रमोटर की बाय रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग वे में हो रही है, देन इट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन अगर एक बार वन ऑफ होकर छूट गई तो ये भी हो सकता है कि शायद एडजस्टमेंट हो इस अकाउंट से निकाल के उस अकाउंट में लेने का। सो उस पार्ट को बस एक बार आप देख लीजिएगा, बट दैट लेवल इज़ वेरी क्रूशियल जहाँ पे प्रमोटर बाय करता है, क्योंकि वो लेवल के आके आसपास आके प्रमोटर अगर कंफर्टेबल है तो आपको भी वैसे भी कंफर्ट आना चाहिए। सो इस लिहाज से आप देख सकते हो, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ठीक है, मीडियम टर्म के लिए या थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप होल्ड भी कर सकते हो। और पाइप स्पेस में है, स्पेशली ऑयल एंड गैस रिलेटेड ये पाइप पे ज़्यादा काम काज करते हैं, ये वेल्सपन दोनों क्लियर पियर हैं, बट स्टिल ये एनी डे इज़ बेटर देन वेल्सपन। तो आप एंटर करना चाहो एंटर कर सकते हो, बट 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि प्रमोटर का बाय रिकरिंग है 1, 2 प्रमोटर का बाइंग का लेवल क्या है, ये 2 चीज़ों के ऊपर आप कॉल ले सकते हो। ओके सर, मान्यवर में यहाँ ऐड कर सकते हैं 900 के लेवल पर, आई कैन होल्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वांट टू एग्जिट IGL एंड अदानी विलर बट आई एम इन लॉस। तो शर्मा सर देखो, पहले तो अदानी विल्मर के केस में अभी कुछ मत करो, वेट करो, क्योंकि वहाँ पे प्रमोटर का डील आने दीजिए, जब भी आए वो कभी ना कभी तो आएगा ही, वरना SEBI एक्शन लेके उसको फ्रीज कर देगा होल्डिंग को उसकी, तो वो तो होना ही है, आज तो कल आना है, तो उसको तो आप होल्ड करो। IGL केस में ऐसी कोई ख़राबी नहीं है कि आप उससे निकलने की कोशिश करो कि बहुत ही ख़राब कंपनी आपको चिपक गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट्स अ गुड कंपनी, बट वो क्योंकि ऐसे सेक्टर में जो रेगुलेटेड है, और रेगुलेटेड सेक्टर में हमेशा ये रेगुलेशन का हर्डल रहेगा ही, कोई भी तेज़ी मिलेगी तो भी और कोई मंदी मिलेगा तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा रेगुलेटरी सेक्टर में इशू रहता है। अब रही बात मान्यवर की, देखो मान्यवर के केस में ना जो ब्लॉक डील का लेवल था 1180, वो हमेशा एक स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला था, वो निकल गया, आपने फॉलो नहीं किया, स्टॉप लॉस के नीचे आ गए। अब स्टॉप लॉस के नीचे आ गए तो सर आप अगर अब आपको लगता है कि नहीं मैं ताजीवन होल्ड कर सकता हूँ तो भी कर लो, कोई इशू नहीं है, बट डिसिप्लिन से निकल चुके हो आप बाहर, तो डिसिप्लिन मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने डिसिप्लिन और टाइम, पेशेंस, टाइम एंड डिसिप्लिन, 3 चीज़ें होती हैं, अगर आप ये तीनों ही नहीं मार्केट में फॉलो करोगे तो कैसे काम चलेगा। निकल गए बहुत बारी, बहुत ब्रूटली आपको अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है, कई बार उसके नीचे जाते हो के स्टॉप लॉस नीचे, स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं उसको, वो भी होता है, जो भी रिसेंटली हुआ था, मतलब स्वान में कह लो या स्नोमैन में कह लो, जिन्होंने स्टॉप लॉस हंट किया और घूम के वापस ऊपर आ गए। सो ऐसी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो 2-4 रुपये और स्कोप दे दो उसको, लेकिन 1150 1180 का स्टॉप लॉस और वो आज टूट के आप 900 रुपये पे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो आप ऑलरेडी 180 280 रुपये नीचे हो,
इसीलिए यहाँ पर अब अभी खरीदारी मत करो जब तक एटलीस्ट कोई साइन ऑफ रिवाइवल ना आए। वन, या तो स्टॉक स्टेबल हो या नंबर ग्रोथ दिखाए या चीज़ें बेटर हों तो एक बार को एंटर करो, फिर भी बेटर है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आउटराइटली बाय जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो नीचे आ गया सिर्फ इसलिए ले लूँ, ये सही नहीं है लॉजिक। कुछ चीज़ें बाजार के रूल के हिसाब से आपको माननी ही पड़ेंगी। नहीं मानो तो बाजार मनवा देगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुप्रीम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नहीं करोगे तो कल करवा देगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही आपको। सर, व्यूज ऑन गोकुल एग्रो प्रमोटर इज बाइंग कंटिन्यूसली। मैंने ट्रैक नहीं किया, मतलब आई एम रियली सॉरी, मैंने स्टॉक के बारे में अभी तक देखा नहीं। लेकिन गोकुल एग्रो में प्रमोटर अगर बाय कर रहा है रेगुलरली और रिकरिंग वे में बाय हो रहा है तो आप एंटर कर सकते हो। बट एक ही चीज़ देखना कि नंबर भी सपोर्टिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नंबर हेवायर है और प्रमोटर बाय किए जा रहा है। क्योंकि मैं इसका नंबर नहीं जानता इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ को ध्यान रखना है, अगर नंबर सपोर्टिव हैं और प्रमोटर बाय कर रहा है तो यू कैन आउटराइटली गो फॉर इट। सर, आईटी में कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं एट CMP? अली साहब, अगर आपने अब तक कोई शेयर नहीं लिया है तो पहला नाम तो ऑब्वियसली TCS ही रहेगा। आराम से आप लीजिए, सुकून से लीजिए, कोई जल्दी नहीं है लेने की, कहीं भागी नहीं जा रही हो बस की छूट गई और निकलेगा भी मौका नहीं मिलेगा। आज लीजिए 4,000 रुपये पे, थोड़ा नीचे है थोड़ा और लीजिए, थोड़ा नीचे है थोड़ा और लीजिए, एक्यूमुलेट करिए बेसिकली एंड होल्ड इट फॉर गुड ड्यूरेशन। इसको जब आप इकट्ठा कर पाओ या आपके पास ये आ जाए, फिर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना। और Oracle इज़ अनदर गुड बेट, जिसको आप ले सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए भी क्योंकि वो ग्रोथ साइड पर है ही। मतलब इंटरेस्टिंग है कि Oracle का जो पेरेंट का स्टॉक है वो 20% चला है हाल फिलहाल में, डोमेस्टिक का स्टॉक अभी इतना नहीं चला है। फॉलो अप बाइंग आ सकती है। Oracle एक अच्छा बेट हो सकता है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड ठीक कंपनी है, होल्ड कर सकता है कुछ समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लेकिन वो कब चलेगा पता नहीं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपके पास अच्छे विकल्पों में टेक महिंद्रा है, अच्छे विकल्पों में L&T इन्फोटेक माइंड ट्री बढ़िया दाम पर आ रहा है, धीरे धीरे आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना, पहले लार्ज कैप अच्छे से इकट्ठे कर लो, फिर मिड एंड स्मॉल कैप में जाना। जो भी कोई बोले कि नहीं छोटा सुबेक्स ले लो, छोटा 3i इन्फोटेक ले लो, जिनके ये छोटे शेयर हैं, मानता हूँ इनके दाम कम है, चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बट इनके नीचे आने की गुंजाइश भी उतनी ही होती है, उतनी तेज़ी से नीचे भी आते हैं जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। थोड़ा स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप एग्रेशन से खेलते रहिए, कोई रिस्क नहीं है फिर। अमित जी का सवाल है, सुमित सर, इंडसइंड बैंक इस लेवल पर लेना सही रहेगा? थोड़ा पोर्शन अभी डाल सकते हैं क्या? थोड़ा तो एटलीस्ट आप कर सकते हो अमित जी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो एटलीस्ट। ये बाकियों के कंपैरिजन में जो HDFC और कोटक है उनके कंपैरिजन में थोड़ी मजबूती में है। SBI, इंडसइंड एंड ICICI, 3 बैंक एटलीस्ट वैसे रीजनेबली गुड हैं, और क्वांटिटी भी अगर आप थोड़ा थोड़ा जाना चाहो तो जा सकते हो। बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम HDFC बैंक इज़ द फ्रंट रनर एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। बाकी चलता नहीं है वो बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ठीक है, बेटर वाइज HDFC बैंक, इंडसइंड, इन लेवल पे आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। ओके जी, टाटा टेक, अंकुर जी देखो, कल एक ग्रुप था हमारा, मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा हूँ मैं। एक ग्रुप में कहीं डिस्कशन हो रहा था कि अगर टाटा ग्रुप में ये जो ये लोग सेमीकंडक्टर एंड ऑल पे कामकाज कर रहे हैं, तो जो कंपनी है वो शायद टाटा टेक की सब्सिडरी है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन ऐसा बोल रहे थे। आई वॉज नॉट वेरी मच कन्विंस अबाउट इट अभी तो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन होता है तो बेनिफिशियरी हो सकता है, अगर होता है तो। दूसरा, एक ही बड़ा कंसंट्रेटेड रिस्क है कि इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट इज जैगवार JLR, एंड लाइकवाइज टाटा एलेक्सी का भी सबसे बड़ा क्लाइंट इज JLR। तो ये दोनों सिमिलर से क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो इसलिए एक बार को ये बड़ा इनके लिए कंसंट्रेशन रिस्क है। जो अभी रिसेंटली कल परसों एक ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट भी किया था, शेयर खान था कौन सा था। बट अदरवाइज अगर आप में पेशेंस है और थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो टाटा टेक अंटिल 850 आप इसे आराम से एक्वायर कर सकते हैं। धीरे 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 धीरे, एक बार में जाए ना जाए पता नहीं, लेकिन 850 तक या 750 800 तक कहीं इसका एक स्टेबलाइजेशन लेवल आना चाहिए। वहाँ पर अगर आप चाहो तो एक बार को एंटर कर सकते हो। बट अदरवाइज बेटर इज़ कि आप अगर कुछ लेना चाह रहे हो, Oracle एंड ऑल कंपनी नाम नहीं, लेकिन टाटा टेक में यही एक लेवल है, अगर आप थोड़ा एक पेशेंस रखकर एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट। आउटराइटली इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक इस समय के लिए आउटराइटली HDFC बैंक बोलूँगा, आप मानोगे नहीं, तो इसलिए कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का।
लेकिन क्योंकि वो आउटराइटली हमेशा मैं उन्हीं में ही जाने की बात कहूँगा जहाँ पे रिस्क ज़ीरो हो या ऑलमोस्ट कम हो, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। तो क्योंकि वहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता ना। आप कैपिटल प्रोटेक्शन मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से रही है। आज से नहीं, जिस दिन से मैं इस शो में आया हूँ तब से मैंने एक ही बात बोली, कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। ये कैपिटल प्रोटेक्शन अगर आपने 10 साल भी कर लिया तो वैसे ही पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते सब लोग, क्योंकि जब भी बुल रन आएगा आपको छोटे ल्यूक्रेटिव ऑफर इतने अच्छे लगने लग जाएंगे कि आप लार्ज कैप बेच के तुरंत वहाँ पहुँच जाओगे। बुल रन का बेस्ट साइन होता है कि आपके पोर्टफोलियो में आप खुद चेक करना कि जब आप शुरू करोगे तो लार्ज कैप होगा, लेकिन जैसे ही बुल रन आएगी आप तुरंत मिड कैप स्मॉल कैप में पहुँच चुके होंगे। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में तुरंत पहुँच चुके हो और लार्ज कैप खत्म हो गया है या ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, तो इसका मतलब आप बुल रन की पीक पर आ चुके हो या बुल रन पर आप पूरी तरह से राइड हो चुके हो। अब आप आउट राइटली बहने के लिए तैयार हो, उसी दिन बाजार नीचे आएगा, क्योंकि उस दिन आपके पास भर भर के मिड कैप स्मॉल कैप हो चुके होंगे। एनीवेज, लेकिन ये अब तक देखे गए नंबर्स हैं और कुछ नहीं। तो ये पुराने एक्सपीरियंसेस कह लीजिए मार्केट के। बट आउट राइटली अगर आप फिर भी कुछ लेने के लिए सोच रहे हो छोटे मजे वाले में, KPEL अच्छा नीचे आया हुआ है, KP एनर्जी चलना चाहिए थोड़ा बहुत, ये भी यहाँ से। स्वान अच्छा था, नीचे आया हुआ है, ये भी चलना चाहिए थोड़ा बहुत। बट अगेन, किसी भी स्टॉक जिसमें मिड कैप में आप जा रहे हो, एक स्टॉप लॉस लेके जाओगे। इवन स्नोमैन एक सही दाम पर है, ऐसा कुछ खराबी नहीं है ये स्नोमैन में। प्रमोटर के लेवल से अभी भी बहुत ऊपर गया नहीं है, और पुराने लास्ट प्रमोटर की 73 पाएंगे, उससे तो नीचे ही है लास्ट टू लास्ट। सो अभी भी मुझे लग रहा है इनमें आप जा सकते हो आउट राइटली, इफ इनकेस आप जाना चाहो तो। IIFL फॉर दिस टाइम, IIFL के केस में उनियाल साहब, जब तक स्ट्रक्चरल इशू है तो स्ट्रक्चरल इशू की वजह से एक बार को मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। 33% इनके टोटल कारोबार का हिस्सा गोल्ड रेवेन्यू से आता है और उतना ही स्टॉक करेक्ट हुआ है, तो बाजार ने ये डिस्काउंट कर लिया कि इनको यहाँ से ज़ीरो रेवेन्यू आएगा। तो अगर ये ज़ीरो रेवेन्यू आएगा और आगे बाकी कारोबार में भी कुछ इशू आता है तो बाजार और स्टीपली रिएक्ट कर देगा। सो एक बार को इसलिए अवॉइड करिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बाजार में, उनको देख लीजिए इंस्टेड ऑफ जहाँ रिस्क है, जहाँ डर है, वहाँ क्यों जाना, थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लीजिए। बाकी फिर भी आप लेना चाहते हो तो एक क्लोज स्टॉप लॉस साथ या रिसेंट लो के स्टॉप लॉस साथ एंटर करो, ज़्यादा बेटर है। सर मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 62% है, मिड कैप 30 एंड स्मॉल कैप 8। कैन आई शिफ्ट लार्ज टू मिड और स्मॉल या फ्री बाइंग? तो अमर जी देखो, आपका एज मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका एज कहीं 35-40 की रेंज में है तो आप थोड़ा थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा, बहुत बड़ा नहीं। बस आपका रेशियो ये जो 62 है 50 मिले हो, और 12% जो एडिशनल है वो मिड कैप एंड नॉन स्मॉल कैप में जा सकते हो। लेकिन वो पेनी कैप स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं होता कि वो 2 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, BSC का जो शेयर है वो स्मॉल कैप है, ठीक है। स्मॉल कैपिटल इज़ नॉट द भाव, स्मॉल कैपिटल इज़ द कैपिटल जो छोटा हो। तो रिलायंस कैपिटल इज़ द लार्जेस्ट कैपिटल, क्योंकि उसकी मार्केट कैप भी 20 लाख करोड़ है। TCS लार्जेस्ट मार्केट कैप 15 लाख करोड़, HDFC बैंक 13 लाख करोड़। मिड कैप में अगर आप जाना चाहोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा पॉली कैप 50,000 करोड़, या हीरो मोटो का वैसे मिड कैप होना चाहिए लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, क्योंकि नाम भी और पहले 1.5 लाख करोड़ थी मार्केट कैप। सो ऐसे कहीं 10 से 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ वाले में आते हैं मिड कैप। फिर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़ वाले आएंगे स्मॉल कैप। सो 7,000 करोड़ तक मान लो मोटा मोटा। तो क्योंकि परिभाषा बदली है, बहुत सारे स्मॉल कैप अब मिड कैप में आ चुके हैं, बहुत सारे मिड कैप लार्ज कैप में आ चुके हैं कैपिटल के हिसाब से। लेकिन फिर भी ऐसे पेनी कैप में मत चले जाना जो 500 रुपये करोड़ की कंपनी हो, 600 करोड़ की कंपनी हो, क्योंकि 500 करोड़ की कंपनी में अगर 75% प्रमोटर भी लेके बैठा है तो आपके हाथ में आएगा ही क्या। आप ऐसे समझो 4 हिस्से हुए 500 करोड़ के, 450 करोड़ तो प्रमोटर के पास ही पहुंच गया, तो आपके पास हिस्से में आना ही क्या है। 380 करोड़ 200 मतलब बचा कुछ है, जो 50-60 करोड़ रुपए बचेगा वो कहीं रिटेल के हिस्से में आएगा, और उसको रिग करना बहुत आसान होता है। सो ऐसी रिगिंग वाली कंपनी से दूर रहिए, बेटर रहिए उनके साथ जहाँ पर एटलीस्ट कैपिटल है, फंड्स हैं, जहाँ स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड एंटर कर रहे हैं उनमें एंटर करिए, सेफ होता है फिर भी। सो आप शिफ्ट कर सकते हो, बट द नेम एंड द क्वालिटी ऑफ द कंपनी डज मैटर, तो उस हिसाब से कॉल लेना। MRF फ्रेश बाय अगुन जी कर सकते हो, मतलब लोग कहेंगे कि इतना महंगा शेयर बाय करवा रहे हो, लेकिन MRF में कोई भी डिप मिले तो आप आराम से बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब तक कोई बोनस स्प्लिट का हिसाब किताब है नहीं। 40 लाख शेयर है कुल, 40 लाख में से 23% प्रमोटर के पास है, यानी 1/4 प्रमोटर के पास है। सो 10 लाख शेयर वहाँ चले गए, बाकी LIC एंड फंड मिला के 10 लाख शेयर ले गए। कुल मिला के ना 10 लाख शेयर ही है बाजार में मोटा मोटा, और उसमें बहुत सारे ऐसे HNI छोड़ेंगे ही नहीं शेयर अपने। सो लोएस्ट फ्लोट वाले स्टॉक्स में इसका नाम आता है। सो जब तक इसमें बोनस स्प्लिट नहीं आ रहा है, इसके पास आपके पास सप्लाई नहीं है शेयरों की। अगर आपने आज शेयर खरीदा भी तो आप अगर 50 शेयर भी मान लो ले लो किसी तरह से, तो उसी से शेयर में बड़ा स्पाइक आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो ले सकते हो,
थोड़ा बहुत नीचे डिप मिले इसलिए बोल रहा हूँ कि डिप मिलेगा तो वो फ़ायदा होगा, फ्लोट ही नहीं है तो वापस घूम के ऊपर आना पड़ेगा सर। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो, बट अदरवाइज़ भी कंपनी अच्छी है, लार्जेस्ट टायर मैनुफैक्चरर है, बढ़िया प्रोफाइलिंग है कंपनी की। सो आप चाहो तो बाय कर सकते हो सर, रिस्क खास है नहीं, मतलब नाम बड़ा दाम बड़ा है, एक बार के स्विंग भी बड़े बड़े होते हैं, मतलब 1000 रुपये का स्विंग तो ऐसे ही दिखाया था ये। लेकिन आई एज्यूम कि आपने जब MRF की बात की है तो आप ये सब समझते होंगे तभी एंटर कर रहे हैं उसमें। आई हैव ई पैक ड्यूरेबल IPO 25 सिग्नेचर ग्लोबल IPO। सर सचिन जी इसमें सिग्नेचर ग्लोबल में तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कैपिटल तो निकाल ही लो हर हाल में, और ई पैक में भी अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल निकाल लो अपना हर हाल में। सर देखो, किसी भी IPO में जहाँ पर आपने लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पैसा डाला है और आपको पैसा बन रहा है, तो पहली चीज़ पैसा निकाल लो, कैपिटल निकाल लो और फिर आप होल्ड करो फ्री के शेयरों को। और अगर आपका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का वो है नज़रिया है तो नंबर पर नज़र रखो, अगर नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तो बने रहो, नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो अवॉइड करो। ये सीधी गणित है, इसको फॉलो करिए। किसी भी एक IPO को सही से समझने में कम से कम 4 से 6 क्वार्टर का नंबर लगता है, यानी कि 1 से 1.5 साल लगता है, उससे जल्दी मैं नहीं समझ पाता, छोटी सीमित जानकारी की वजह से, लेकिन अदरवाइज़ आमतौर पर इतना ही समय लगता है, बाकी आप खुद समझदार हो। 29 साल एज है अमरजीत, फिर तो आपके में आप मिड कैप स्मॉल कैप की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो आपके केस में, क्योंकि जितना आपका एज कम होता है उतना आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, तो उतना आप मिड कैप स्मॉल कैप में ऐड कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप जीरो ही कर दो, तो आप लार्ज कैप 30-35% के रेशियो में रखो और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। अभी हीटेड है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर बाद 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के YouTube फेसबुक पेज पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।